हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का हमने थ्योरी जो पढ़ी, उसके बाद आज के जो महत्वपूर्ण जो 21 क्वेश्चन हैं जो कि पुरानी एग्जाम्स में आए हुए हैं, खास करके सुपर टेट और यूपी टेट, जो हिंदी आप जब ग्रामर का क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 21 क्वेश्चन है आप जब कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो कंफर्म हो जाएगा, आप उसे अच्छे से समझ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। आपने पहले व्यंजन और स्वर यानी कि सभी वर्णों के बारे में पढ़ा, सबकी अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी। तो अभी आपको बताना है कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अघोष। अघोष वर्ड कौन से होते हैं? जिन वर्डों का उच्चारण करते समय सिर्फ सांस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कम आवाज़ बहुत कम भारी होती है। आवाज़ के भारीपन से अघोष और सघोष का अंतर जाना जाता है। अघोष वर्णों में आवाज़ कम भारी और सघोष में जिनकी आवाज़ अधिक भारी होती है। तो अघोष वर्ड होते कौन से हैं? जैसे क, च, छ। अघोष वर्ड में क, च, ट, थ, फ, ख, यानी कि क, ख, जो हर एक वर्ग है उसके दो शुरुआत के जो दो वर्ड हैं वो अघोष में आ जाते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ। तो ये सभी वर्ड होते हैं अघोष। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अघोष वर्ड की आपने परिभाषा समझी थी तो आपने उसके आंसर दे दिए। अभी आपने अगर जानते होंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं तो आप इसका आंसर भी दे देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। श, श, स, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड़, ण और च, छ, ज, झ। तो सबसे पहले ऊष्म व्यंजन की परिभाषा आप समझें। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय जो श्वास है वो रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ खाकर के निकलने की वजह से उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है श्वास में, इसीलिए इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आप देख लीजिए जो कि इसका आंसर है श। श जब आप बोलेंगे तो थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है सांस के साथ में। श, श, स और ह, ये चारों के चारों वर्णों के उच्चारण में ऊष्म व्यंजन वाली जो परिभाषा है वो प्रूफ होती है, इसीलिए इन्हीं को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इससे पहले वाले जो मेरे वीडियो हैं, 2 वीडियो बनाए थे मैंने वर्ण विचार के बारे में। एक में मैंने स्वर के बारे में, एक में व्यंजन के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने जो ऊपर कार्ड्स हैं उसमें भी लिंक दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात तो है ये चारों व्यंजन हैं, स्वर नहीं है। अभी ये कौन से व्यंजन हैं वो आपको बताना है। तो इन सब की अलग अलग परिभाषा होती है। अलग अलग परिभाषा अगर आप जानते होंगे तो अच्छे से बता ही देंगे, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर पहले बता देता हूँ। आंसर नंबर बी है इसका, अंतस्थ व्यंजन। अभी अंतस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है या, र, ल और बा। अभी आपने अगर पहले पढ़ा होगा या फिर वीडियो देखा होगा, अगर मैं अलग अलग व्यंजनों के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जो कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जिन्हें बांटा गया है, क, ख, ग, घ, जिनमें अलग अलग जिनके उच्चारण होते हैं कंठ से, ताल से, उस हिसाब से उनको वर्ग में बांट दिया है। अंतस्थ व्यंजन जो आपने ऊपर देखे हैं, लिखे हुए हैं। ऊष्म व्यंजन आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैंने बताया था कि जिसमें ऊष्मा निकलती है श्वास के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 3 का यारा लावा हो गए अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो जब आप भाषा की परिभाषा सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वर, व्यंजन, वर्ड या फिर शब्द? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। और ध्वनि जिसे अगर हम लिखेंगे या फिर जिसको प्रदर्शित करेंगे लिख के, उसे बोलते हैं वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्गों के यानी कि वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वर्णमाला यानी कि वर्णों के अरेंजमेंट को। अभी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि वर्णों के संकलन को, संकलन मीन्स होता है इकट्ठा करना, और अरेंजमेंट होता है व्यवस्थित समूह को, यानी कि एक क्रम से। तो वर्णमाला क्या है, जैसे अ से लेकर के लास्ट में ज्ञा तक, तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। आप इसमें आगे पीछे वर्णों को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर वर्णों का समूह ओनली एक होता, यहाँ संकलन वाला ऑप्शन नहीं होता, तो वो भी मान सकते थे, लेकिन सही परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी हर्ष ध्वनि है। अब हर्ष ध्वनि से आपको याद होगा स्वर वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हर्ष स्वर होते थे जिन्हें मूल स्वर भी बोला जाता था। तो वो कौन से, वो कितने थे, वो 4 थे। अभी आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आ, ए, ऐ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हर्ष स्वर या फिर हर्ष ध्वनि कौन सी है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मूल स्वर या फिर हर्ष स्वर होते वो थे अ, इ, उ, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला रे। ये थे 4 मूल स्वर या हर्ष स्वर या हर्ष ध्वनि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क, ख, ग और व, ब। तो महाप्राण और अल्पप्राण ये भी मैंने आपको बताए थे। महाप्राण और अल्पप्राण कौन से होते हैं, इनमें आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है प्राण। प्राण मीन्स होता है हमारी जान, और हम प्राण हमारे कैसे रहते हैं, श्वास से चलते हैं। श्वास मीन्स होती है हवा या वायु, श्वास में हम हवा या वायु अंदर लेते हैं। तो जिन शब्दों के उच्चारण में कम हवा का यूज होता है उन्हें बोलते हैं अल्पप्राण, और जिनके में ज़्यादा का होता है उन्हें बोलते हैं महाप्राण। और अगर जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ग में थे तो उन सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां होता है अल्पप्राण, और उसके अलावा दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। और जो अंतस्थ व्यंजन आपको बताए थे मैंने, या, रा, ला, बा, ये होते हैं अल्पप्राण, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं महाप्राण। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए क, ख, ग और ब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ख, क्योंकि ये है महाप्राण। जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ग के हिसाब से दूसरा और चौथा, तो क वर्ग में दूसरा है ख। अब यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ख और क दोनों के उच्चारण में भी अंतर है, ख में ज़्यादा वायु का यूज हो रहा है, इसीलिए ये महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचानन शब्द के में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। ग, व, न और ड़ जो शब्द है ये पंचानन, इसमें जो अनुस्वार है, अनुस्वार कौन से होते हैं, अनुस्वार है जो ऊपर जो बिंदी होती है, जैसे जो अयोगवा ध्वनि है उसमें अनुस्वार है ऊपर की बिंदी और विसर्ग होता है। तो ऊपर की बिंदी होती है अनुस्वार, तो जो ऊपर जो बिंदी है पंचानन में ये इसमें से किस ध्वनि के स्थान पर यूज की गई है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अनुस्वार होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। और ये कैसे पहचाने जाते हैं, इनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है, जैसे पंचानन। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो वहाँ है, इसके बाद इसके स्थान पर यूज किया गया है यहाँ पर पंचानन, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये जो अक्षर है वो आपको वहाँ पर मिलेगा संधि विच्छेद में। तो उसी जगह पर उच्चारण में बिंदी यूज की गई है अनुस्वार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे ये बिंदी भी लगी हुई है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये अरबी और फारसी भाषाओं से निकले हुए जो ध्वनियाँ हैं, तो ये क, ग, ज, फ ये है ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ। क्वेश्चन 10, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह है मूर्धन्य वर्ग का, तालव्य वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का और कंठ वर्ग का। तो ये चीज़ें आपको बताई थी। मूर्धन्य वर्ग क्या होता है, मुंह का जो भीतरी भाग है उसमें जो ऊपर का जो एरिया होता है, ऊपरी छत, उसका जो अगला भाग है, जब उसका जो प्रयोग होता है उसे बोलते हैं मूर्धन्य वर्ग।
तालव्य वर्ग जिसमें तालु का प्रयोग होता है, ओष्ठ वर्ग जिसमें ओठों का प्रयोग होता है, कंठ वर्ग जिसमें कंठ का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तालव्य वर्ग को बोलते हैं जिसके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यंजन कितने होते हैं? 11, 22, 33 और 16। टोटल वर्णमाला में जो अक्षर हैं या ध्वनियाँ हैं वो हैं वर्ण 52 हैं। उसमें से मूल स्वर कितने हैं? 11 और मूल व्यंजन होते हैं 33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 33 व्यंजन है। उसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त अक्षर व्यंजन 4 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं। तो इस तरीके से व्यंजन कितने होते हैं? 33। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुऋणात्मक शब्द है? बंधन, चंद्रमा, रणक्षेत्र और खड़खड़। तो सबसे पहले यह जानिए कि अनुऋणात्मक शब्द क्या होते हैं। वे होते हैं शब्द अनुऋणात्मक जिनमें ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है। ध्वनि बिंबों का निर्माण मीन्स कोई भी शब्द का आप उच्चारण करेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन टाइप का फील होगा। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, खड़खड़। खड़खड़ जो शब्द है उसमें 2 बार यूज किया गया है। तो उस जो अनुऋणात्मक शब्द की परिभाषा के अनुसार जो खड़खड़ शब्द है वो अनुऋणात्मक शब्द है। क्वेश्चन नंबर है 13, कंठ ध्वनियाँ हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? या, र, क, ख, च, ज, ट और अणा। तो कंठ ध्वनियाँ मीन्स जिनके उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है वो होती हैं कंठ ध्वनियाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क और ख। क और ख है वो है कंठ ध्वनियाँ। क्योंकि जब आपने स्वरों का और जो व्यंजनों का जब पढ़ा होगा तो उसमें जब स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन है जिसमें क वर्ग को डिवाइड किया गया था और ये जो च वर्ग को डिवाइड किया गया था, तो वहाँ से आपने देखा होगा इनका जो उच्चारण है उसके अनुसार क और ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य मैंने अभी आपको बताया था, मुंह के भीतरी भाग में जो ऊपर के भाग में आगे का जो भाग होता है वो मूर्धन्य होता है। ग और घ, ज और झ, ड और ड़ा, प और फा। तो इनमें से कौन से ग्रुप को आप जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभ है वो मुंह के ऊपरी भाग में जाकर के लग के नीचे आती है। तो आंसर नंबर सी सही है, ड और अड़ा। इनको जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ पहले ऊपर उठेगी, मुंह के ऊपरी भाग में टच होगी, फिर नीचे आती है। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध, फ और भ। तो इन सब का उच्चारण कीजिए। कौन से ग्रुप को आप जब बोलते हैं उच्चारण के समय आपके मुंह से जो हवा है वो बहुत कम निकलती है, वही होते हैं अल्प प्राण। तो क और ग इनमें सबसे कम हवा निकलती है, बाकियों में ज़्यादा है, तो अल्प प्राण यही हैं, क और ग। क्वेश्चन नंबर 16, नासिक्य व्यंजन की पहचान करें। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन। जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में आपने देखा था, सभी का जो 5वां व्यंजन है वो है नासिक्य व्यंजन। जैसे क वर्ग में आंगा, दूसरे अगले वर्ग में उआ, अड़ा, ना और मा। जो पंचमा अक्षर होता है, 5वां अक्षर, वही है नासिक्य व्यंजन। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, श, वा, ग और ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वा जो है नासिक्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 17, अयोगवाह वर्ण का चयन करें। अयोगवाह के बारे में मैंने आपको बताया था, आ, ई, उ और अंगहा। तो अयोगवाह में कौन से आते हैं? ये जो अनुस्वार और विसर्ग, ये हैं अयोगवाह वर्ण। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अयोगवाह वर्ण को अयोग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो अनुस्वार और जो विसर्ग हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, इन्हें स्वर के साथ रखा जाता है जब आप देखेंगे, लेकिन ये स्वर नहीं है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। और ये व्यंजन भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी गणना, जो इनकी जो काउंटिंग है वो स्वर के साथ होती है। इसीलिए ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, इसीलिए इनको अयोग कहा जाता है। लेकिन ये जो है इनकी वजह से कोई ना कोई अर्थ जरूर बनता है,
इसलिए इन्हें अयोग वाह बोलते हैं कि किसी न किसी अर्थ का ये वहन करते हैं। अंग और है यानी कि ये जो अनुस्वार और जो विसर्ग का आप यूज करते हैं किसी न किसी के साथ, तो कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। और अयोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, अयोग है। क्वेश्चन नंबर 18, श, स और ह ये कौन से व्यंजन है? अभी आपको बताया था कि जिनको बोलने में हमारे मुंह से एक ऊष्मा का जो रगड़न होती है उस टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया है कि इन चारों में से बताना है आपको कौन से व्यंजन है। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। तो ये कौन से वाले व्यंजन हो जाएंगे? क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खा करके निकलती है उन्हें या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर श, श और ह, उसी तरीके से ख, ग, ज, फ, तो ये सभी क्या है? संघर्षी ध्वनियाँ हैं। अगर ऊष्म व्यंजन का ऑप्शन नहीं है, संघर्षी ऑप्शन आता है, तो इन्हें ऑप्शन सी सही होगा, संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ। अब आपको बताना है घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्र हैं उनमें कंपन हो उन्हें बोलते हैं घोष वर्ण। खास करके हर एक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है वो आता है घोष वर्ण के अंतर्गत। तो यहाँ पर कौन सा है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन? आंसर नंबर सी है, जैसे माँ। तो जो माँ है वो अपने ग्रुप का उसका जो ग्रुप कौन सा है वो है ओष्ठ ग्रुप या फिर पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा, तो उसमें ये पांचवा है और यही है इसमें घोष वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है घोष वर्ण में उसमें क्या लिखा था? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो यहाँ पर पांचवा व्यंजन माँ है, पा वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 20 है अभी, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि और व्यंजन। तो आपको डाउट हो सकता है यहाँ पर ए और सी में, क्योंकि स्वर की भी परिभाषा यही है, जो कि अपने आप स्वतंत्र होते हैं वो होते हैं स्वर व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई भी विघ्न बाधा के, रोक टोक के होता है और जिनके उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये मैंने थ्योरी में नहीं बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको आंसर आता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें बोलते हैं अकरांत, जैसे बालक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं अकरांत शब्द। टोटल 21 क्वेश्चन थे दोस्तों। जो वर्ण विचार जो टॉपिक है उसके मैंने सभी परिभाषाएं, सभी थ्योरी जो हैं वो सभी कवर की इन क्वेश्चंस में, और ये सभी क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपको जब भी तैयारी करनी है इस टॉपिक की तो मेरे जो इससे पहले वाले दोनों वीडियो हैं आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए साथ साथ में, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंफर्म है, फिर आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी है, आप खास करके सभी सब्जेक्ट की मेरे साथ ऐसे ही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।